प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गया है 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब जो 2002 गुजरात दंगों के बारे में जो दर्शक थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए चलिए हम थोड़े से विस्तार से उस पर बात कर लेते हैं। हुआ यूं था, ये घटना है 27 फरवरी 2002 की, जब अयोध्या में कर सेवा से लौटते हुए कुछ कर सेवकों को ट्रेन की एक बोगी में घेर के आग लगा दी गई थी। वो ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस और गुजरात में एक स्टेशन पड़ता है गोधरा। जैसे ही ये ट्रेन गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी, कुछ लोगों की भीड़ ने ट्रेन को घेर लिया और उसके बाद उस एक डब्बे को जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे उसे घेर के आग लगा दी गई, जिसमें 59 कार सेवक जल के मर गए। 59 जो ऑफिशियल फिगर है। और उसके बाद जब वो डेड बॉडीज पहुंची गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन मरने वाले में औरतें बच्चे सभी लोग थे। तो उसके बाद जो है 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन ऐसे हुए गुजरात में जिसने शायद भारत के इतिहास की और भारत के मॉडर्न पॉलिटिक्स यानी कि आज के राजनीति की धारा शायद हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। आज जो केंद्र में सरकार बैठी है, इसकी मुख्य धारा या इसकी आधारशिला माना जाए तो 2002 मार्च में रख दी गई थी गुजरात में। क्योंकि वो प्रतिक्रिया हिंदू समाज की तरफ से इतनी भयंकर थी और इतने बड़े पैमाने पे थी जिसकी कल्पना किसी ने उस समय तक नहीं की थी। अब देखिए, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई 28 फरवरी और 1 मार्च को, उसमें माना जाता है कि कम से कम लगभग 1000 मुसलमानों को मार दिया गया, जिसमें अधिकतर लोग जिंदा जला दिए गए गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें 200 के आसपास हिंदू भी मारे गए थे। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। जो वैसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं या अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से लगभग 3 से 4 हजार या 5 हजार लोगों तक की मृत्यु हुई होगी, जिसमें 90% मुस्लिम लोग ही थे। अब इतने बड़े पैमाने पर हिंदू समाज की प्रतिक्रिया हुई तो कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की तरफ से कि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लोग भड़क गए थे गोधरा में ट्रेन जल कर कर सेवकों को जला के मारने के बाद। और जो विरोधी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार ने करवाया था। अगर नरेंद्र मोदी चाहते, अमित शाह चाहते तो इसे रोक सकते थे। फिलहाल जो भी है, 2 दिन में ये सारा कुछ हो गया था, 28 फरवरी और 1 मार्च के बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि सेना को नहीं बुलाया और तरह तरह की इसमें बातें हैं। अब सही क्या है गलत क्या है, इससे बताने वाला शायद वही होगा जो वहाँ हो उस समय, या जो अदालतें हैं या जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ जो आया, वो बातें ही सामने आती है। अब इसके पीछे एक जो समाजशास्त्री हैं वो लोग कहते हैं कि इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई कैसे। देखिए, माना जाता है कि जो फरवरी 2002 में गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी, उसके पहले भी दिसंबर 2001 में थी, ठीक 3 महीने पहले संसद पे हमला हुआ था, और जिसका जवाब भारत नहीं दे पाया था। पूरे देश में गुस्सा इतना जबरदस्त था उस समय इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कि संसद तक पे उन्होंने हमला कर दिया और जो है भारत जवाब नहीं दे पाया। 4 लाख फौज उन्होंने सीमा पर रखी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मगर वो बदला लेने की कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। जैसे आज बालाकोट में हुआ या उरी का हमने बदला लिया, वो सारा गुस्सा दबा हुआ था। उसके पहले भी कई जगह मंदिरों में सीरियल ब्लास्ट, तरह तरह की घटनाएं हुई थी और कोई प्रतिक्रिया हो नहीं पाती थी। उसके बाद तुरंत बाद ये हुआ गोधरा में, तो एक तरह से पूरा समाज फट के निकल पड़ा। और उसके बाद जो लोगों की जानें गई वो अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो ये एक इसका सोशल अप्रोच है। जो समाज शास्त्री हैं जो कहते हैं समाज में इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई कैसे हिंदू समाज की तरफ से, ये एक उसका कारण माना जाता है पिछले कई सालों से। और जो संसद पे हमला वो ठीक इसके 2 महीने पहले हुआ था। भारत जवाब नहीं दे पाया, अपमान सहा, चोट सही, हमारी मतलब इज्जत गई भारत की कि संसद पे हमला कर लिया, क्या कर लिया तुमने। उसके तुरंत बाद ये ट्रेन चलाया गया तो ये फट के निकल पड़ा। तो उसके बाद जो है जो केसेस हुए तरह तरह की, उसमें एक घटना हुई थी जिसमें कि गुलबर्गा सोसाइटी है वहाँ पे, वहाँ एक कांग्रेस के भूतपूर्व एमपी थे एहसान जाफरी। ये नाम आप कभी भी सर्च करें इंटरनेट पे तो उस घटना की डिटेल है यहाँ पे नेट पे। उस एहसान जाफरी जो है गुलबर्गा सोसाइटी में रहते थे अपने फैमिली के साथ। तो 1 मार्च या शायद 28 फरवरी को भीड़ ने उस गुलबर्गा सोसाइटी को घेर लिया। और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ मदद को लोग कहते हैं नहीं पहुंची, और घेर के उस पूरे सोसाइटी को आग लगा दी गई। उसमें लगभग 70 लोगों की हत्या कर दी गई, जो कि सारे मुस्लिम थे। जिसमें कि एहसान जाफरी, वो कहा जाता है उन्होंने कुछ गोली भी चलाई थी अपने डिफेंस में, अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से या जो भी है। उसके बाद भीड़ ने उन्हें घसीट के खोज के बाहर निकाला सोसाइटी से, और उनके शरीर के कई टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी गई और उनकी बॉडी को जला दिया गया। ये सब हुआ उनकी पत्नी के सामने, उनकी फैमिली के सामने। जाकिया जाफरी जो उनकी विधवा है,
बाद में उन्होंने ये केस किया और ये सारी डिटेल लिखवाई है एफआईआर में। उनका ये भी कहना है कि चूंकि वो भूतपूर्व एक एमपी रह चुके थे कांग्रेस के, उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छी थी, उन्होंने कई बार सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, लेकिन आ, प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री गुजरात के जो उस समय नरेंद्र मोदी थे, उन्हें उन्होंने फोन लगाया कि ये भीड़ ने घेर लिया, मार डालेगी सबको, आप मदद भेजिए। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया या फोन काट दिया उनका। तो इस तरह के इल्जाम हैं जाकिया जाफरी के एफआईआर में। फिर उस चीज़ को लेके जो है बाद में कुछ एनजीओ संगठन एक्टिव हुई, जिसमें कि जो ऑब्वियसली जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस उस समय ऑपोजिशन में थी गुजरात में, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहराया गया। फिर जो केसेस चले उसमें और भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी पूरे गुजरात में। नरोडा पाटिया नाम का जगह है जहाँ लगभग 150 या 200 मुस्लिम लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उसमें गुजरात की एक मंत्री थी माया कोडनानी, उन्हें सजा हुई। फिर अमित शाह को भी 1 साल जेल रहना पड़ा, हालांकि बाद में फिर वो छूट गए थे। ये सब घटनाएं हुई और उसके बाद जो है आगे इस लड़ाई को जारी जारी रखा, जो या इस चीज को मतलब कभी मरने नहीं दिया इस घटना को। उसमें सबसे बड़ा एक जो भूमिका है वो है एक एनजीओ है, सबरंग, और उसे चलाती हैं एक सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़, जिनका नाम काफ़ी आ रहा है आजकल, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद कर दिया इसके बाद इन पे भी कुछ ईडी वगैरह की नोटिसेज आ गई हैं, इनके इनकम की भी जांच हो रही है। अब शायद ये लोग भी जेल न चले हैं कुछ दिनों के बाद। इनके इस सबरंग संगठन ने जो है इस मामले को पूरा जिंदा रखा और इन्होंने इस पूरे केस को गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफर करा के सुप्रीम कोर्ट ले गए, क्योंकि इनका कहना था कि गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि यहाँ मोदी मुख्यमंत्री हैं तो ये प्रभावित करेंगे जांच को, सही जांच कभी होगी नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस केस को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है जिस पर कोई जजमेंट दिया जा सके। और फिर उसके खिलाफ री अपील किया जाकिया जाफरी ने, जो कि एहसान जाफरी की विडो हैं, और उनके समर्थन में ये तीस्ता सितलवाड़ और इनकी सारी एनजीओ संगठन और ऑब्वियसली जो विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस वगैरह, ये सब इन्होंने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए इस केस को। 10 साल चला, 2012 से 22 तक। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर या अमित शाह को हम जिम्मेवार ठहराएं, ऐसा कोई एविडेंस या तथ्य नहीं मिल रहा है। अब देखिए समाज में दो फिर बहस है कि भाई आज प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने अपने प्रभाव में आके ये केस बंद करवा दिया। बट एक दूसरी सोचने वाली बात ये भी है, और इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भैया 2012 से 2002 से लेकर 2014 के बीच में लगभग 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उन 10 सालों में आपने क्यों नहीं सजा दिलवा दी नरेंद्र मोदी को, क्यों नहीं आजीवन कारावास हो गया अमित शाह को? तब तो 10 साल आपकी गवर्नमेंट थी। अगर इसमें कोई प्रमाण होते तो सजा हो गई होती, क्योंकि तब आपकी सरकार थी। आपने क्यों नहीं सजा दिलवाया इनको? हालांकि पूछताछ हुई थी, एक वही ये दौर है इन 10 सालों में जब एसआईटी ने जो है लगभग 12 घंटा या 15 घंटा लगातार पूछताछ किया था प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से, मगर देखिए कोई बात निकल के आई नहीं सामने। और अब बीजेपी के लोग यही कहते हैं कि भैया जब मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता में थे आप भी कुछ साबित नहीं करवा पाई और कुछ है ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया। तो ये तो एक घटना है। अब इससे क्या साबित होता है, देखिए अब क्या बीजेपी 2024 के लिए या अभी जो कुछ पीछे घटनाएं हुई थी, जैसे नुपुर शर्मा को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनके अपने समर्थक नाराज हो गए थे, या उसके बाद अग्निवीर को लेके इतना हंगामा हुआ, ऐसा लगा कि यूथ जो है इन गवर्नमेंट के खिलाफ है। बट क्या सचमुच बीजेपी के खिलाफ कोई बात बन रही है समाज के अंदर? ऐसा लगता नहीं इन सारे जजमेंट्स को देख के। और देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो है 2 उपचुनाव हुए, जिसमें कि आजमगढ़ जो कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, वहां भी भाजपा जीत के आई है। और उसमें जो है धर्मेंद्र यादव जो कि चचेरे भाई है अखिलेश यादव के, वो खुद चुनाव हार गए। रामपुर में आजम खान रिलीज हो गए जेल से, उसके बाद भी वो चुनाव नहीं जितवा पाए, वहां भी बीजेपी जीती है। तो देखिए इससे कहीं मतलब जो राजनीति को ढंग से समझते हैं उन्हें एक चीज सोचना होगा कि ये जो छोटी ये जो घटनाएं आती है बीच में, जैसे कि नुपुर शर्मा हो गया था, या अभी उसके बाद जो है ये अग्निवीर
वाली घटना हुई थी। ऐसा लगता है कि सड़कों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बट क्या ये समाज में ये सच में बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा गुस्सा बनता हुआ दिख रहा है जिससे 2024 में सत्ता चली जाए या कुछ कांटे का मुकाबला हो? देखिए फ्रैंकली ऐसा नहीं लगता। और समाज में जैसा हम लोग बात करते हैं देखते हैं, जो मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है। देखिए कई लोग आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कि खुलेआम बीजेपी नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, विरोध करते हैं, अग्निवीर हो या नुपुर शर्मा वाला वो जो भी इंसिडेंट रहा हो कि दब गए जो भी हुआ। लेकिन अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, ये बड़ी एक रोचक चीज मैं देखता हूँ, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, आप भी अगर मोदी या बीजेपी को गाली दीजिए तो वो लोग बुरा मान जाते हैं, बोला आपने ऐसा कैसे कहा? हमने कहा भाई आप भी तो यही कह रहे हो। कहते नहीं, हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, हम गाली दे सकते हैं लेकिन गाली सुन नहीं सकते, आप नहीं बोलोगे। मतलब ये तो अजीब बात। तो ले दे के ऐसा कहीं ये नहीं लगता है कि 2024 में ये नाराजगी या इस तरह की कोई घटना सत्ता से बेदखल करने वाली है बीजेपी को। अभी तो मित्रों सच में सच बताऊं, दूर दूर तक मैं किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, जो बात है वही मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो अब इसके अलावा अगर आप देखिए, कुछ इसकी हम चर्चा फिर बाद में करेंगे कितनी सीटें आ सकती हैं, अभी थोड़ी जल्दीबाजी है। लेकिन मोटी तौर पर यह लगता है कि जितनी सीटें हैं लगभग उतनी सीटें रहेगी। हाँ, कुछ सीटें कम जरूर होंगी, वो होगा बंगाल में, ऐसा हमें लगता है। 18 सीट जीत के आई थी, हो सकता है 10 सीट भाजपा का वहां घट जाए, लेकिन उन 10 सीटों को बढ़ाने का काम वो शायद महाराष्ट्र में भाजपा कर लेगी। अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है अभी आप लोग देख ही रहे हैं। हो सके चांसेस पूरे हैं कि इस बार अकेला चुनाव लड़ेगी बीजेपी, और जो है जो विरोधी वोट है वो शिवसेना और ये राज ठाकरे और जो शिवसेना का एक और बागी गुट हो गया है, इन 4-5 जगहों में बटेगा, जिसमें कि बीजेपी की अपनी सीट बढ़ जाएगी। पिछले बार अभी 48 में से 22 सीट थी, क्योंकि 26 पे लड़ी ही थी बीजेपी। अभी 48 के 48 पे लड़ेगी, हो सकता है 22 से बढ़ के 32 वगैरह हो जाए। यानी 8-10 सीट जो बंगाल वगैरह में घटना है वो इधर 10 सीट महाराष्ट्र में बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा जो है यूपी में भी बढ़ सकता है, फिलहाल 62 है, 2014 में 71 सीट था, तो हो सकता है कि 8-10 सीट फिर बढ़ जाए। क्योंकि अभी जो वहाँ पे समीकरण है पूरी तरह से अल्पसंख्यक वोट गया समाजवादी पार्टी के पास, इसके बाद भी कोई विधानसभा में कोई कमाल नहीं हुआ। और ये जो उपचुनाव में इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुस्लिम्स का भी मोह भंग हो रहा है समाजवादी पार्टी से, और फिर कहीं छिटक के ओवैसी की तरफ वोट जाएगा, तो हो सकता है सीटें कुछ यूपी में भी बढ़ जाए। अगर उन्हें हम ना भी जोड़े तब भी 10 सीट बंगाल में घटेगी और 10 महाराष्ट्र में बढ़ने की 10-12 संभावना है, तो ले दे कि वही 303-305 की रेंज में फिर रहना चाहिए। हालांकि चलिए 2024 है, बहुत जल्दीबाजी है, तो अभी फिर कभी बाद में बात करेंगे उस बारे में, या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है अभी 1-2 दिन अभी हम और नज़र बनाए हुए हैं, फिर उस बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और क्या हो सकता है आगे और ये क्या सूचक है भविष्य के लिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी, फिर बातें नहीं पुरानी और बात करें किसी और विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।